हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इन दिस चैप्टर वी बेसिकली स्टडी अबाउट द रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के स्पीड या रेट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो क्या ये केमिकल रिएक्शंस फिजिबल होंगे या नहीं, ये हम कहाँ से निकालते हैं या ये हम कहाँ से ढूंढते हैं? डेल्टा जी की वैल्यू से, राइट। और ये डेल्टा जी क्या होता है, याद कीजिए ज़रा। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जो आप लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट। सो इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन वी से दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एल्स इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देन फिर ये जो रिएक्शन है ये कितने हद तक होगी? द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल टेक प्लेस इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगी। और ये इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ये भी आपको लास्ट ईयर था 11th स्टैंडर्ड में। चलिए, फिर इसके बाद किसी भी रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो मतलब उसका रेट या फिर उसका स्पीड। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो अक्सर हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, जब आप मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद के लाते हो और अगर मान लो आप उनको ना फ्रिज में रखना ही भूल गए और वो ऐसे ही पड़े रह गए कई दिन, और आपने देखा ही नहीं उनको कुछ दिनों के लिए, और जब आपने बाद में मान लो 4-5 दिन के बाद जब आप उन्हें देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये क्या होते हैं, ये सड़ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या हुई है, वहाँ पे भी डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन ही हुई है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए लग गए कुछ दिन, बराबर। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आयरन के मटेरियल्स का, जो आयरन के मटेरियल्स होते हैं, आयरन की जो चीज़ें होती है वो अक्सर रस्ट पकड़ लेती है, राइट। तो ये जो रस्टिंग वाली प्रोसेस है ये भी क्या एक दिन में होती है? नहीं, रस्टिंग के प्रोसेस को होने के लिए कई दिन या कई महीने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक स्लो टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई, जिनको बहुत टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। जैसे और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वो है डायमंड का। डायमंड बहुत प्रेशियस स्टोन है भाई, सबको अच्छा लगता है। तो ये जो डायमंड है असल में ये डायमंड स्लोली ग्राफाइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस कन्वर्जन को लगते हैं कई साल। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन टू हैपन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्राफाइट। सो इट इज ऑफन सेड दैट डायमंड इज फॉर एवर, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन अक्सर ये होता नहीं है, बट एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, देन ये सारे रिएक्शंस किसके एग्जाम्पल हो गई? स्लो रिएक्शंस की। तो देखिए, जब रिएक्शंस की बात करते हैं ना तो रिएक्शंस को ना हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से हैं ये 3 क्लासेस? देखिए, एक तो हम कह सकते हैं फास्ट रिएक्शन, दूसरे हम कह सकते हैं स्लो रिएक्शन, और तीसरे हम कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो नैनो सेकेंड्स या सेकेंड्स में हो जाएगी, वो होती है फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो उसके लिए तो नैनो सेकेंड्स का टाइम ही लगता है, तो वो भी असल में एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, राइट। और वो किसका एग्जाम्पल होगा फिर? फास्ट रिएक्शन का। देन ऑल द आयोनिक रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू द फास्ट रिएक्शन। देखिए, आयोनिक रिएक्शंस जो होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। जैसे नमक है, नमक को पानी में डाल तो तुरंत घुल जाता है। देन नेक्स्ट है स्लो रिएक्शंस। तो जैसे मैंने आपको स्लो रिएक्शंस के इतने सारे एग्जांपल्स बताए जिनको कंप्लीट होने के लिए कई दिन या कभी कभी कई साल लगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस। और तीसरी कैटेगरी होगी मॉडरेट रिएक्शंस की, वो होगी फास्ट और स्लो के बीच में, जो ना ही ज़्यादा फास्ट होती है ना ही ज़्यादा स्लो होती है, मतलब जिनको कंप्लीट होने के लिए लगेंगे कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे, जैसे 1 घंटा या 2 घंटा, ठीक है, उनको हम कहेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। तो चलिए, फिर अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस का रेट पढ़ना है।
फिर उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस रेट को अफेक्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, और एक थियोरी हमें लास्ट में पढ़नी है जिसे हम कहते हैं कोलिजन थियोरी। ओके, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की जो बात करी हूँ, असल में हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले किस रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे, कौन सा नया बॉन्ड बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी तब एनर्जी चेंज कितनी होगी, यही सब आएगा इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जब हम रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे असल में हमें दो टर्म्स पढ़नी है, एक तो है एवरेज रेट और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब ना इसको हम थोड़ा ना रिलेट करके पढ़ते हैं। चलिए, आपने फिजिक्स में दो टर्म्स पढ़ी होंगी लास्ट ईयर, वो है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। पढ़ी है या नहीं? यस, डेफिनेटली आपने पढ़ी है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहले तो ना वो टर्म समझ लेते हैं, फिर हम हमारे रेट के ऊपर आएंगे। एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते। चलिए, लेट अस स्टडी दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब जैसे आप घर पे ही हो फिलहाल, राइट? तो आपके घर से एक 30 मिनट के दूरी पर आपके एक फ्रेंड का घर है, मान लीजिए। यहाँ पे है आपका घर P और यहाँ पे Q पॉइंट पे है आपके फ्रेंड का घर, जो लगभग आपके घर से 30 मिनट के दूरी पे है। तो एक दिन आपने डिसाइड किया कि चलिए जाते हैं और दोस्त को मिल के आते हैं। आप चले गए दोस्त को मिलने के लिए। तो आपने आपकी बाइसिकल ली और आप चल दिए। आप एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ आपकी बाइसिकल राइड कर रहे हो, लेकिन क्या हो गया, बीच में आपको दिख गई एक समोसे की दुकान। तो आपको वो देख के लग गई भूख, तो आप वहाँ पे रुक गए। आप वहाँ पे रुक गए, खा पी लिया, आप वापस चल दिए। रास्ते में फिर से आपको मिल गया आपका एक दोस्त पॉइंट बी पे। फिर आपने उसके साथ थोड़ी गपशप कर ली और अब फिर फाइनली आप चले गए आपके दोस्त के घर पे। तो देखिए, अगर मैं आपके जर्नी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपने जो भी जर्नी की है, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो कैसे बनेगा। वाई एक्सिस पे मैं लूँगी डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे मैं लूँगी टाइम। तो देखो, जर्नी आपने शुरू की पॉइंट पी से। पॉइंट पी से आप आगे गए बढ़ने लगे, लेकिन क्या हुआ, बीच में जब आपको भूख लगी थी तो आप यहाँ पे रुक गए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो तो ज़ीरो है, रुक गए ना आप एक जगह पे, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता। फिर उसके बाद वापस आपकी जर्नी यहाँ से शुरू गई, आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपको बीच में फिर से मिल गया आपका एक दोस्त। उसको मिलने के बाद फाइनली आप चले गए आपके दोस्त के घर पे, दैट इज़ एट पॉइंट Q। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी थी, यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ। क्या, कैसे निकालूंगी? बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो वो वहाँ से जो वैल्यू आएगी ना बेटा, वो होगी एवरेज स्पीड की वैल्यू। लेकिन मान लो आपके इस रास्ते में है ये एक पॉइंट M, ये है एक पॉइंट M, और मैंने कहा कि एवरेज स्पीड को छोड़ दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब आप इस पॉइंट M पे थे तब आपकी स्पीड क्या थी। तो उस स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो ये M पॉइंट यहाँ पे है, this M point is over here. So when I have asked you that tell me the speed at point M, so that will be the instantaneous speed. And how will you calculate that speed? Draw a tangent to this point M. ये जो point M है इसको tangent निकालो, स्लोप फाइंड आउट करो, और जो आंसर आपका आएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे ही कुछ होता है रेट के बारे में भी। तो एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। सो एवरेज रेट विल बी द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन
divided by the total time taken. An instantaneous rate will be a rate of that particular reaction at a particular moment. Rate of the reaction at a particular moment. चलिए अब पहले तो बात करते हैं ये रेट क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास है एक रिएक्टेंट R और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। शुरुआत में टाइम था T1, तो तब ये जो R है इसका कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए R1 और ये जो P है इसका कॉन्सेंट्रेशन है P1। अच्छा देखिए, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ना केमिस्ट्री में, उसे हम अक्सर स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। देन आफ्टर some time when the time was T2, then the concentration of R became R2 and the concentration of P became P2. Now अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनो। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तब जाहिर सी बात है क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कम होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यस और नो? चलिए, तो अगर मैं ये जो अब मैंने कहा है इसको अगर ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगी? देखिए, वाई एक्सिस पे लूँगी कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे लूँगी टाइम। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाता है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो हमारा प्रोडक्ट है बच्चों, जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस विल बी द ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेट कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ सी, रेट की जब मैं बात कर रही हूँ, देखो रेट को ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को दो वेज में हम बता सकते हैं, दो वेज में। देखो, एक तो क्या होता है, एक तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और एक तो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो रेट को हम रिएक्टेंट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना? तो कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, rate of reaction is equal to decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of reactant divided by the time taken। कितना टाइम लगा कॉन्सेंट्रेशन कम होने के लिए, तो ये हमें क्या बताएगा, रिएक्शन का रेट। अच्छा, तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकती हूँ या प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ? यस, डेफिनेटली 100% लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो देखिए, जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो उसका रेट क्या बनेगा? रेट विल बी इक्वल टू, रेट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यस और नो? है ना? R2 है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, R1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए, जब मैं ये सॉल्व करूंगी तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, डेल्टा R divided by delta T, that is change in the concentration of reactant divided by the total time taken, change in the concentration of reactant divided by the total time taken। लेकिन जब हम ये रेट लिखते हैं तो यहाँ पे ऐड की जाती है नेगेटिव साइन, यहाँ पे ऐड की जाएगी नेगेटिव साइन। तो देखिए, ये नेगेटिव साइन क्यों ऐड की जाती है? This negative sign signifies that the concentration of the reactant is decreasing। मतलब देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे, क्या हुआ होगा? शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली हाई रहा होगा, मतलब R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। बाद में कुछ देर बाद जब वो रिएक्शन में यूज़ हो गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब अब R2 की वैल्यू छोटी होगी। तो जब आप R2 माइनस R1 करोगे, क्या आपका आंसर नेगेटिव आएगा?
आएगा कि नहीं, यस और नो? अरे 100% आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो वो नेगेटिव साइन हमें कहीं कंफ्यूज ना कर दे। हमारा रेट का आंसर हर कंडीशन में सेम आना चाहिए। तो ऐसा हो इसलिए हमने क्या किया, आगे एक नेगेटिव साइन ऐड कर दी, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और फिर आपका जो रेट है वो रिएक्टेंट के केस में या फिर प्रोडक्ट के केस में एक ही वैल्यू आएगी। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। सो कैन वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट? yes, we can write. So rate is equal to P2 minus P1 divided by T2 minus T1, that is change in the concentration of product divided by total time taken. तो ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं ये असल में है एवरेज रेट। सो एवरेज रेट ऑफ दैट रिएक्शन बिकेम इक्वल टू माइनस डेल्टा आर by delta T is equal to plus delta P by delta T. So this is the average rate. अगर मैं आपको कहूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए, इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए तो आप कैसे लिखोगे? R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. It will be the change in the concentration of reactant और चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द टाइम लिमिट dt. और ये जो dt होता है ये बहुत बहुत स्मॉल होगा. सो दिस इज द एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. फॉर दैट हाउ विल यू राइट द रेट ऑफ ए रिएक्शन. कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं. तो हमारा पहला एग्जाम्पल है PCl5 getting converted to PCl3 plus PCl2. ओके, तो अब देखिए अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो क्या मैं इस रिएक्शन का रेट ऐसे लिखूंगी? माइनस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 by delta T is equal to change in concentration of Cl2 by delta T. Yes or no? So this will be the rate of a reaction. Okay. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिएक्शंस है इस रिएक्शन में हर जो टर्म इन्वॉल्व है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर है. Yes or no? ओके तो इस केस में रेट लिखना काफ़ी आसान होता है. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्वाइस N2O5 गिविंग अस 4NO2 प्लस O2. सो दिस इज द रिएक्शन. अब इस रिएक्शन के लिए आप रेट कैसे लिखोगे? तो देखिए जब भी ऐसे रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते हैं तो जब आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इस फॉर्म में लिखोगे, चाहे रिएक्टेंट के लिए लिखो या चाहे प्रोडक्ट के लिए लिखो, तो उस टर्म को हमें उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ. ऐसे रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लिखना है तो जो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इस फॉर्म में लिखते हो ना हर टर्म के लिए, तो उस टर्म को स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे. अगर मुझे N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है सो दैट विल बी -1/2 डेल्टा दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. समझ में आ रही बात? जो आप उनका रेट लिखोगे ना उनको उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. उस टर्म को स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. इस केस में क्या बन जाएगा? +1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय द डेल्टा T. अब O2 के केस में स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के बराबर है
तो इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा डेल्टा O2 बाई डेल्टा T. So this is the way to write a rate of a reaction for the reactions where the stoichiometric coefficient is not equal to 1. ओके तो अब ये हम क्यों करते हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ये हमने क्यों किया. देखिए असल में हम पर यूनिट की बात करते हैं ना, तो जब आप एक यूनिट के लिए बात करते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना. मतलब जैसे देखिए यहाँ पे ट्वाइस N2O5 जब रिएक्ट करेंगे, मतलब 2 N2O5 के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तब जाके हमें इतना मिलेगा, राइट. तो जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो उस केस में रेट क्या होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, उस रेट को 2 से डिवाइड किया. एंड दैट इज वाई इन केस ऑफ N2O5 द रेट बिकम -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T. ओके तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल. अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या लगता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लिखा है उसका यूनिट क्या होगा, सोचिए इस बारे में ज़रा. देखिए रेट को हमने क्या लिखा है, रेट को हमने कैसे डिफाइन किया है, रेट इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम. यस और नो, ऐसे लिखती हूँ. चलिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम. तो कॉन्सेंट्रेशन किस में मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम मोल्स पर लीटर में मेजर करते हैं, यस और नो, और टाइम सेकेंड्स में. तो ये जो रेट है इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड. द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ इफ यू आर टॉकिंग फॉर अ गैशियस रिएक्शन, अगर आप किसी गैशियस रिएक्शन की बात करते हो तो देखिए जब हम गैशियस रिएक्शंस की बात करते हैं तो अक्सर गैशियस रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको हम उनके पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करते हैं. यू विल रिप्लेस द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विद देयर पार्शियल प्रेशर, विद देयर पार्शियल प्रेशर. तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. यस और नो, बिकॉज उस केस में आप रेट क्या कहोगे, आप रेट को ऐसे कहोगे ना, चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. प्रेशर किस में मेजर करोगे, एटीएम में, एटमॉस्फेयर में. तो रेट का यूनिट क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड.